मेरी मामी मुझे एक घर में लेकर गईं, जहां पर एक खूबसूरत सा लड़का था। मामी ने बताया कि वो लोग उनके पहचान वाले हैं। उस घर की औरतें उनके लिए अच्छा खाना बनाकर लाई थी। वहां पहुंचकर मामी खूब जोर जोर से हंस रही थी, जो उनकी नकली हंसी थी। वो सबसे मेरी पहचान करवा रही थी, जबकि वैसे वो कभी मुझे किसी से नहीं मिलवाती थी। मैं हैरान थी, क्योंकि उस वक्त घर का माहौल बहुत अजीब था। सब मुझे ही देख रहे थे और मैं चुपचाप खड़ी सबको देख रही थी। जब वहां से वापस आए तो मेरी मामी बोली, मेरा नया सूट मुझे दो और मेरी ज्वेलरी भी वापस करो, और जाओ अपना मेकअप धो लो। क्योंकि वहां जाने से पहले उन्होंने मुझे पहली बार अपना नया सूट और ज्वेलरी दी थी और मेकअप भी किया था। लेकिन घर लौटते ही उनका अंदाज बिल्कुल बदल गया। वो फिर से वही तेज तर्रार मामी बन गई। मैं चुपचाप उनका सारा सामान वापस कर दिया और बिना कुछ कहे आंगन में चारपाई पर लेट गई। उस घर में मेरी बस यही औकात थी। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मेरे मामा भी कोई खास अच्छे नहीं थे। बस इतना था कि वो कम से कम मुझ पर कोई जुल्म नहीं करते थे, और उन्हें फिलहाल ऐसा काम मिला हुआ था जिस वजह से वो दूसरे शहर में काम कर रहे थे, और वो हर 6-7 महीने के बाद ही घर का चक्कर लगाते थे। इसीलिए घर में ज्यादातर मैं और मामी ही साथ होते थे। मामी ने तो मुझे घर की मुफ्त की नौकरानी बना रखा था। लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मुझे उस घर में लेकर क्यों गई, क्योंकि वैसे वो कहीं भी मुझे लेकर नहीं जाती थी। मैंने उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर मैं कोई भी सवाल करती तो मामी मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देती थी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन ये घर जिसमें हम रह रहे थे, ये मेरा था, क्योंकि पिताजी के घर वालों में भी कोई नहीं था। इसीलिए उनके जाने के बाद इस सब पर मामा मामी ने अपना कब्जा कर लिया। मेरी माँ के कपड़े, इस घर का सारा फर्नीचर, उनका जेवर, सब कुछ मामी कब्जा करके बैठी थी। पहले ये लोग किराए पर रहते थे और इनके पास खाने तक को कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया और मैं इन लोगों के रहमो करम पर आ गई। शुरू शुरू में मामी ने मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं स्कूल भी जाती थी। मैं छोटी थी, इसीलिए बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन फिर जब मैं 10वीं क्लास पास कर पाई तो इन्होंने मुझे स्कूल से निकाल लिया और कहा कि अब तुम सिर्फ घर का काम करोगी। मेरी दुनिया बस इन दीवारों के बीच ही सीमित होकर रह गई। सुबह से शाम तक काम करती। पहले जो घर मुझे अपना लगता था, अब वही मेरे लिए अजनबी सा हो गया। शुरू शुरू में वो सिर्फ काम करवाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मुझ पर गुस्सा भी निकालने लगी, और फिर कभी थप्पड़, कभी धक्का, ये रोज की बातें हो गईं। मैं अगर किसी भी चीज में जरा सी देर कर देती या कोई गलती हो जाती तो उसका सारा गुस्सा मामी मेरे ऊपर निकालती। मेरे पिताजी अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर चुके थे, और इसीलिए जब मैं बड़ी हुई तो वो लोग अपनी तरफ से शादी की बात करने के लिए आए। लेकिन मामी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं अब एक चरित्रहीन लड़की बन गई हूँ और इसीलिए किसी भी शरीफ खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं बची हूँ। वो कहने लगी, आपको क्या पता, हमें तो पूरे दिन इस पर नजर रखनी पड़ती है, वरना ये तो हमारी इज्जत पर दाग लगा देगी। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करके मेरे खिलाफ उन्हें भड़का दिया कि वो लोग रिश्ते से मना करके ही चले गए। मेरे लिए तो बस यही एक रास्ता था जिससे मुझे इस घर से छुटकारा मिल सकता था, लेकिन वो भी मामी ने मुझसे छीन लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मामी को मुझसे ना जाने क्या चाहिए था। मुझे तो लगता था कि शायद उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ मुझे तकलीफ पहुंचाना है। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हो रही थी तो साथ साथ खूबसूरत भी होती जा रही थी। लेकिन मुझ पर मामी का जुल्म भी बढ़ रहा था। वो मुझसे खूब काम करवाती और अपने पुराने कपड़े मुझे पहनने को देती। इसीलिए आज जब वो मुझे इतना तैयार करके अपने साथ ले गईं तो मेरे दिल में सवाल उठ रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। अगले दिन जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो मामी मेरे पास आकर एकदम से बोली, कल वो लड़का देखा था ना तुमने, जिसका नाम अमर था? कितना खूबसूरत है ना? मैंने धीरे से कहा, जी मामी। तो वो एकदम से सख्त अंदाज में बोली, देख, ऐसा कर, तू उसे अपनी बातों में लगा, उससे किसी भी तरह दोस्ती कर ले। मैं हैरान होकर बोली, क्या मतलब? तो वो बोली,
ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। आखिर तू यहाँ रह रही है तो हमें क्या फायदा है। तू उसके साथ बातें कर, नंबर तुझे मैं दे दूंगी। लड़के ऐसे ही होते हैं, 2-4 मीठी बातें करेगी तो वो तेरा दीवाना हो जाएगा और उसके बाद तू उससे महीने का खर्चा भी लेने लगेगी। और हाँ, खूब खाने पीने की चीजें मंगवाना, कभी पिज्जा कभी बर्गर, हम दोनों मिलकर खूब ऐश करेंगे। मैंने घबराते हुए कहा, नहीं मामी, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। तो वो चिल्लाकर बोली, ठीक तो तेरा पैदा होना भी नहीं था, लेकिन देख वो तो हो गया ना, अब तुझे भी ये करना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। मैं चुप खड़ी रही। फिर मामी ने अपना मोबाइल निकाला और बोली, ये लो, नंबर लो और बात करो। तुम्हें लिखना तो आता ही होगा ना। मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ। तो उन्होंने मुझे मोबाइल पकड़ा दिया और बोली, अब मैसेज करो। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, उंगलियां कांप रही थी, लेकिन वो मुझे लगातार मजबूर कर रही थी। मैंने फिर उसे हेलो लिखकर भेजा। मामी मुझे बताती जा रही थी कि मुझे क्या क्या लिखना है। मैंने लिखा, हम उस दिन मिले थे ना, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। तो उधर से तुरंत रिप्लाई आया, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगी हो। मेरी नजर बार बार तुम पर ही जा रही थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या बोलूं। ये देखकर मामी झुंझला गई और उन्होंने मोबाइल छीनकर खुद ही मैसेज करना शुरू कर दिया। वो अब मेरी जगह बनकर बात कर रही थी। इसके बाद अमर के वॉइस मैसेजेस आने लगे तो वो मुझे बुला लेती, लेकिन मैं जब मना करती तो थप्पड़ मारकर डराती और कहती कि मैं वॉइस मैसेज से बात करूं। वो मुझे बातें बताती जाती और मैं अपनी आवाज में वॉइस मैसेज भेज देती, जैसे कि ये सब मैं खुद अपनी मर्जी से बातें कर रही हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब भी था और गलत भी। मैंने आज तक कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी और ना ही किसी को इस तरह से देखा था, लेकिन अब तो मेरी जिंदगी मामी के हाथ की कठपुतली बन गई थी। कुछ दिन बाद मामा घर वापस आ गए। वो आंगन में बैठे थे और उस वक्त मामी उनके सामने बिल्कुल अलग ही अंदाज में थी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे मामा को इस सब की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैंने जब ये सुना तो मैं और ज्यादा घबरा गई। फिर इसी बीच मामी ने अमर से कुछ पैसे भी मंगवाए। कभी वो मोबाइल में रिचार्ज करवाती तो कभी कुछ कैश मंगवाती और सारे पैसे मामी अपने पास रख लेती। एक दिन मौसम काफी सुहावना था। उस दिन मामी बोली, चलो तुम उसे मैसेज करो और उससे बर्गर मंगवाओ। मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरी तरफ से मैसेज करके वो ऑर्डर करवा लिया। कुछ ही देर के बाद दरवाजे पर बर्गर आ गए, लेकिन मामी ने तो मुझे वो बर्गर सूंघने तक को नहीं दिए। पूरा का पूरा खुद ही खा लिया। मैं चुपचाप भरे दिल के साथ खड़ी रही। मुझे लग रहा था कि ये सब बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मैं मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। शर्मिंदगी मेरे अंदर धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अब हमें बात करते हुए काफी दिन हो गए थे और इसीलिए अब अमर मुझसे बार बार मिलने की इच्छा जताने लगा था। वो जोर डाल रहा था कि मैं कहीं बाहर उससे मिलने के लिए हाँ कर दूं। जैसे ही मामी को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत मेरा उससे ब्रेकअप करवा दिया। वो कहता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने जब ये मैसेजेस पढ़े तो मेरा दिल बैठ गया था। मैंने मन ही मन सोचा कि ये तो सच में मुझसे शादी की ही बात कर रहा है, लेकिन मैं उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हूँ। मैंने मामी को समझाने की कोशिश भी की कि वो बेचारा तो मुझसे शादी करना चाहता है और आप मुझसे ये सब क्या क्या करवा रही हैं। मेरे मन में भी ख्याल आने लगा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास इस घर से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था जिससे मैं यहाँ से चली जाऊं। लेकिन मामी कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो। इसीलिए जैसे ही अमर ने शादी का जिक्र किया और वो मुझे लेकर सीरियस होने लगा तो उन्होंने तुरंत अपना पैंतरा बदल दिया और उसका नंबर ब्लॉक करके मेरा ब्रेकअप करवा दिया और मुझे कड़क अंदाज में बोली, अब मुझे कोई भी दूसरा मुर्गा ढूंढना पड़ेगा। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके बाद मैं अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मामी को कोई भी ना मिले भगवान, क्योंकि मैं इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। घर में एक अजीब सा हर वक्त दबाव रहता था। मैं डरी सहमी रहती थी कि ना जाने मामी अब आगे क्या करेंगी।
मुझे ये भी डर था कि अगर गलती से भी मामा को पता चल गया तो मामी तो इतनी चालाक है कि वो सारा इल्जाम मेरे सिर पर ही डाल देगी। मामी की उम्र मामा से करीब 7-8 साल कम थी। वो उनसे ज्यादा जवान लगती थी और वो अक्सर जब भी बाहर जाती तो लड़कों को देखकर उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब सा होता था। मामी के घर वाले भी कोई अच्छे लोग नहीं थे। उनकी छोटी बहन किसी के साथ भाग गई थी और उनका भाई वो किसी दूसरे की बेटी को भगा कर ले आया था। वो लोग भी अक्सर हमारे घर में आते जाते रहते थे और मुझसे उनकी भी खूब सेवा करवाई जाती थी। उनका भाई जब भी आता तो उसके साथ उसका एक दोस्त भी आता था जो मुझ पर नजर रखता था। एक बार तो उसने अपने उस शराबी दोस्त से मेरी शादी करवाने तक की बात कह दी थी, लेकिन वो तो मामा थे जिन्होंने साफ मना कर दिया था। मुझे अब ये समझ आने लगा था कि इस घर में मेरी इज्जत को खतरा है। ये लोग मेरे साथ कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि उनका दिमाग ऐसा था जिसमें कुछ भी आ सकता था। और मामा तो 6-7 महीने तक घर ही नहीं आते थे, तो उन्हें भला क्या ही पता चलता। मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती कि वो मेरी सुरक्षा करें। शादी के इतने साल बाद भी मामा और मामी की अभी तक कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर कई बार जान पहचान के लोग मामा को राय देते थे कि उन्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मामा की उम्र काफी हो गई थी और वो दूसरी शादी करना भी नहीं चाहते थे। ऐसी बातों पर वो चुप हो जाते और कहते कि अब आधे से ज्यादा जिंदगी तो ऐसे ही गुजर गई है और बाकी भी यूं ही गुजर जाएगी। इससे साफ समझ आता था कि वो अपनी किस्मत को अपना चुके हैं। मेरी मामी मुझे कभी भी पेट भर खाना तक नहीं देती थी, जबकि खाना वो मैं वहां पर खुद ही बनाती थी, लेकिन वो खाना मुझे ही नहीं मिलता था। एक दिन उनकी एक सहेली घर पर आई तो वो मुझे देखकर कहने लगी कि अरे इसे भी कुछ ठीक से खिलाया पिलाया करो, वरना ये किसी भी काम के काबिल नहीं रहेगी। ये तो बहुत ही कमजोर हो गई है। इस पर मामी ने गुस्से में कहा कि अगर इसे ज्यादा खिला पिला कर रखा ना तो फिर तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा और ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। उनके अंदाज में बड़ी बेदर्दी थी, जैसे मेरी भूख और मेरी हालत की उनकी नजर में कोई भी वैल्यू ही नहीं थी। अमर वाला किस्सा जब मामी ने खत्म किया तो वो सोचने लगी कि ये काम तो वो मुझे बिना शामिल किए भी कर सकती हैं और इसीलिए अब वो खुद ही किसी से बात करने लगी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे लड़के से दोस्ती कर ली। अब वो पूरा पूरा दिन उसके साथ बातें करती रहती थी और कमरे में बैठी रहती थी। मोबाइल हर वक्त उनके हाथ में रहता था। वो उसे इतनी मीठी बातें करती जैसे कि सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उन्हें कभी भी मेरे मामा से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था, बल्कि वो उनसे हमेशा झगड़ा ही करती रहती थी। अब वो मेरे सामने अपनी बातें छुपाने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे उनके बात करने के अंदाज से सब कुछ समझ आने लगा था। फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलटकर उनसे कोई सवाल कर सकूं। पूरा दिन वो अपने कमरे में फोन लिए पड़ी रहती थी। कभी घर में मोमोज और पिज्जा आते तो कभी मिठाई का डिब्बा आता और कभी मामी के लिए तरह तरह के गिफ्ट्स आते थे, जिस वजह से मामी बहुत खुश रहती थी। लेकिन मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन मामा घर आए हुए थे। उस दिन घर में बिल्कुल खामोशी थी। वो आंगन में बैठे थे और मुझे ही देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीर थकान और काफी गंभीरता भी दिख रही थी। उन्होंने शांत अंदाज में कहा, मीनाक्षी, देखो बेटा, चाहे जो भी हो, तुम मेरी बहन की बेटी हो और मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल नहीं रख पाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। मैं तुमसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उनकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज वो मुझसे क्या पूछने वाले हैं। तभी मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां मामी खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। फिर मामा ने धीरे से मुझसे कहा, सच सच बताना मीनाक्षी, मेरे जाने के बाद इस घर में क्या होता है? क्या पीछे से कोई घर में आता है या कोई ऐसी वैसी हरकत होती है? क्या तुम्हारी मामी किसी से फोन पर बातें करती है? मुझे उस औरत पर शक होने लगा है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मामी पहले ही मुझे इशारा कर चुकी थी कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मेरी जान ले लेंगी।
मैंने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा और फिर अपनी नजर झुका ली। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। मैंने मामा से कहा कि मैं तो सारा दिन घर के काम में लगी रहती हूँ। मैं तो मामी के कमरे में भी नहीं जाती। मुझे नहीं पता कि घर में कोई आता भी है या नहीं और क्या होता है क्या नहीं। मामा ने मेरी बात सुनी। वो कुछ देर चुप रहे, जैसे वो खुद भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, शायद तुम्हें सच में कुछ नहीं पता होगा। उसके बाद वो चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर शक और थकान दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। इसके बाद से मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे घर में सब कुछ बदल रहा है। एक रात जब घर में अंधेरा फैला था और बिल्कुल सन्नाटा था, तभी मुझे हल्की आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा कि मामी ने किसी लड़के को अपने कमरे में बुलाया हुआ था। मैंने खुद कुछ साफ साफ नहीं देखा था, लेकिन आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि अंदर कोई मौजूद है। उस वक्त मैं उलझन में थी और बहुत घबराई हुई भी थी। समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब इतना जरूर समझ आ रहा था कि मामी को लगने लगा था कि मैं किसी भी वक्त उनके लिए मुसीबत बन सकती हूँ, क्योंकि मामा अब मुझसे उनसे जुड़ी बातें पूछने लगे थे। इसीलिए अब वो मुझसे अपना पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रही थी। एक दिन वो पूरा दिन किसी से फोन पर बात करती रही और बार बार कभी बाहर तो कभी अंदर आती जाती रही। कभी वो खिड़की के पास खड़ी होती तो कभी दरवाजे के पास। मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने सुना कि वो बोली, हाँ, मैं बुलाती हूँ, रात को बुलाती हूँ ना, कुछ करती हूँ। फिर मैंने उनके मुंह से अपना नाम सुना। वो कह रही थी कि ये जो मुसीबत मेरे सिर पर है, बस इसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उस वक्त मैं किचन में काम कर रही थी। इसी दौरान मैंने बर्तन धोना शुरू किया तो मेरे हाथ से एक कप फिसलकर नीचे गिर गया और टूट गया। वो उनके महंगे कपों की सेट में से एक था और उनका बहुत पसंदीदा भी था। कुछ टूटने की आवाज सुनकर मामी गुस्से में किचन में आई और जैसे ही उनकी नजर उस कप पर पड़ी तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मुझे देखकर जोर से चिल्लाई कि तूने मेरा कप का सेट खराब कर दिया। तेरे जैसी कामचोर को मुझे इस घर में रखना ही नहीं चाहिए। तू सिर्फ मेरे लिए मुसीबत है। आए दिन कोई ना कोई नुकसान करती ही रहती है। इस घर में तुझे रखने का मुझे कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने मुझे धक्का दिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे। मैं जोर जोर से रो रही थी और उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जैसे वो आज पूरी तरह गुस्से में पागल हो गई हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। ये देखकर मैं घबरा गई और उनके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी मामी, आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, एक कप ही तो टूटा है। इस पर वो गुस्से से बोली कि तेरे लिए वो सिर्फ एक कप होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। फिर उन्होंने मुझे दरवाजे के पास ले जाकर जोर से धक्का दिया और बोली, चल निकल यहाँ से, दफा हो जा मेरे घर से। उस काली अंधेरी रात उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं गली में खड़ी रह गई। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही कपड़े थे जो मैंने पहन रखे थे और पैरों में वही चप्पल थी। मैं पीछे से दरवाजा पीटती रही, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। जब मैं काफी देर तक दरवाजा बजाती रही तो वो अंदर से चिल्लाकर बोली कि अगर तू यहाँ से नहीं गई तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी और कहूंगी कि तू चोर है। ये सुनकर मेरे हाथ पैर कांप गए और मैं पीछे हट गई। मैं लगातार रो रही थी। फिर मैं कुछ देर सदमे की हालत में वहीं खड़ी रही, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने चलना शुरू किया और चलते चलते मैं सड़क तक पहुंच गई। मैं सड़क किनारे चलती जा रही थी और बार बार रुक जाती, कभी दाएं देखती तो कभी बाएं कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। दिल में ख्याल आता कि काश ये सब सपना हो, मेरी आंख खुले और मैं वापस उसी घर में पहुंच जाऊं जहां भले ही इज्जत नहीं थी, लेकिन कम से कम सुरक्षित चार दीवारी के अंदर तो थी। लेकिन ये कड़वी सच्चाई थी जो कभी बदलने वाली नहीं थी। सड़क बढ़ती रात के साथ सुनसान हो रही थी और मेरा दिल डर के मारे डूब रहा था। मैं खुद से ही सवाल कर रही थी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और मैं क्या करूं। अगर इस सन्नाटे में मुझे कोई उठाकर ले गया तो मैं क्या करूंगी। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, भला कौन जिम्मेदार होगा। मेरे पास ना तो पैसे थे, ना कोई रास्ता, ना किसी का नंबर जिससे मैं फोन कर सकती थी। मुझे तो मामा का नंबर भी याद नहीं था, क्योंकि मैंने कभी उनसे बात ही नहीं की थी। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम बार बार आ रहा था,
अमर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैंने उसे फोन किया भी तो किस मुंह से करूं, क्या कहकर उससे मदद मांगूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मामी ने उसे क्या बोलकर मेरा ब्रेकअप करवाया था। मेरी तरफ से उन्होंने न जाने कैसे कैसे मैसेजेस उसे किए थे। मुझे बस इतना पता था कि उन्होंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ और तुम तो काले कलूटे हो। तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम तो मेरे काबिल भी नहीं हो, इसीलिए मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मुझे अब कोई और बहुत हैंडसम मिल गया है। पता नहीं कैसी कैसी ऊट पटांग बातें करके उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक किया था, वरना वो तो रिश्ता लेकर घर तक आने को तैयार हो गया था। लेकिन अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब यही था कि उन्होंने और भी बहुत कुछ बुरा भला कहा होगा। अब ऐसे में मैं कैसे मदद मांग सकती थी? मैं चल रही थी, मेरे आसपास अंधेरा था, झाड़ियां भी फैली हुई थीं, सड़क पर बीच बीच में कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल भी नहीं गुजर रही थी। मैं सोचने लगी कि अगर आगे जाकर सड़क खत्म हो गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? पता नहीं किस तरफ जा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मेरी जिंदगी ऐसी रही कि मैंने हालात से लड़ना सीखा ही नहीं, इसीलिए शायद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सड़क किनारे जो झाड़ियां और पेड़ थे वो अब रात के अंधेरे में मुझे बहुत डरावने लग रहे थे। हवा ठंडी चलने लगी थी, फिर भी मुझे पसीना आ रहा था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना जाने कितने घंटों से चल रही हूँ, जबकि शायद ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। बार बार मेरे कानों में मामी की तीखी आवाज गूंज रही थी। मुझे अपनी हालत पर बहुत रोना आ रहा था। मैं भगवान से शिकायत कर रही थी कि पूरी दुनिया में तुमने मुझे मेरा कोई अपना क्यों नहीं दिया। तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार चीख सुनाई दी। आह! ये चीख सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस सड़क के किनारे बस बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं और दूर मुझे एक गाड़ी की हल्की सी लाइट टिमटिमाती हुई दिख रही थी। मैंने जैसे ही अगले मोड़ की तरफ घबराते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाए, तभी मुझे झाड़ियों के पास कुछ आदमी दिखाई दिए। वो 4-5 हट्टे कट्टे गंदे कपड़े वाले आदमी थे जो किसी को घसीट रहे थे। मैं तुरंत दौड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ी, लेकिन एक झाड़ी की आड़ में छिप गई। उनमें से एक आदमी गुस्से में बोला, बहुत ईमानदार बनता था ना तू, अब तू बचकर दिखा, हमारे खिलाफ खड़ा होगा, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तभी दूसरे आदमी ने उस घायल इंसान को जोर से झाड़ियों में फेंक दिया। ये देखते ही मेरा दिल दहल गया और अचानक से मेरे मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर वो सभी गुंडे घबरा गए और कहने लगे, कोई है, यहाँ पर कोई है, ढूंढो उसे। लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ आगे बढ़ने को हुए, तभी सामने से एक ट्रक निकला, जिससे वो लोग डर गए और कहने लगे, अगर किसी ने हमारा चेहरा देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसीलिए भागो यहाँ से जल्दी। और फिर वो लोग तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई थी। जब मुझे विश्वास हो गया कि वो लोग जा चुके हैं, तो मैं कांपती हुई उस जगह से बाहर निकली और उस तरफ बढ़ने लगी जहां पर उन लोगों ने उस आदमी को झाड़ियों में फेंका था। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर एक आदमी था जिसकी बहुत बुरी हालत थी। उसके कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे, सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उस पल मुझे इतना डर लगा कि जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। पहले तो मेरे कदम थोड़ा पीछे हटे, लेकिन तभी मुझे उसके मुंह से हल्की सी आती आवाज सुनाई दी, जिससे मुझे उस पर दया आ गई। मैंने सोचा कि अगर मैं भी डर गई तो फिर इसे कौन बचाएगा। मैं तुरंत उसके पास पहुंची और मैंने कहा, सुनिए, उठिए। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, तभी मेरी नजर पास में गिरी हुई एक छोटी सी काले रंग की पेन ड्राइव पर पड़ी। शायद उन लोगों के बीच हुई हाथापाई के वक्त वो पेन ड्राइव उनमें से किसी की जेब से गिर गई थी। मैंने उसे जल्दी से उठाकर अपने दुपट्टे में बांध लिया। तभी उस आदमी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और वो बहुत ही टूटी हुई आवाज में मुझसे बोला कि मुझे बचा लो। इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी पूछ पाती, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो गया। ये देखकर मैं घबरा गई और मेरे आंसू निकलने लगे। मैंने डरते हुए कहा कि आपको कुछ भी नहीं होगा, और तुरंत ही मैंने अपने दुपट्टे का एक कोना फाड़कर उसके जख्मों के ऊपर अच्छे से बांध दिया, ताकि कम से कम उसका खून बहना रुक जाए। उस वक्त मैं अपनी बेबसी, अपनी कमजोरी सब कुछ भूल गई।
मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे कैसे भी करके उसे अस्पताल पहुंचाना है। मैं किसी भी तरह उसे सहारा देकर सड़क के किनारे तक लाई। तभी वहां से एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा। मैंने उसे हाथ दिया, लेकिन वो चला गया। फिर तभी मुझे एक ट्रक दूर से आता हुआ दिखा। मैं तुरंत बीच सड़क पर खड़ी हो गई और हाथ जोर जोर से हिलाने लगी। ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया और फिर उसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरा। उसके चेहरे पर हैरानी और नरमी दोनों थी। वो बोला, क्या बात है बेटी? मैंने रोते हुए कहा कि उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है, वो जख्मी है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, वरना वो मर जाएंगे। उस ड्राइवर ने एक नजर घायल आदमी को देखा और फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर गई। वो तुरंत बोला, हाँ हाँ चलो, हम अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर उन्होंने मेरी मदद की और हम दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया। वो उस वक्त बेहोश था। बड़ी मुश्किल से हमने उसे ट्रक के अंदर बैठाया। मैं भी ट्रक में चढ़ गई। पूरे रास्ते मेरी नजर सिर्फ उसके चेहरे पर थी। ट्रक के अंदर हल्की सी पीली रोशनी थी जिसमें उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो मुझसे 2-3 साल ही बड़ा लग रहा था, लेकिन सच कहूं तो वो बहुत हैंडसम था। वो इस वक्त बहुत तकलीफ में था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। तभी ट्रक ड्राइवर बोला कि बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पति को बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचा देंगे। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैं कहना चाहती थी कि आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन तभी मेरी नजर ट्रक के साइड मिरर पर गई तो मैंने देखा कि उस आदमी का जो खून था वो मेरे माथे और मांग तक लग गया था, और इसी वजह से शायद ड्राइवर को गलतफहमी हो गई कि मैं उसकी पत्नी हूँ। वो मुझे हिदायतें देते रहे कि आप इनका सर अपनी गोद में रख लीजिए। मैंने ऐसा ही किया। मेरे आंसू लगातार उसके चेहरे पर गिरते रहे। कुछ ही देर में हम लोग अस्पताल पहुंच गए। उस बूढ़े आदमी ने वहां पर लोगों को आवाज दी। फिर हमने उसे स्ट्रेचर पर रखा। जैसे ही डॉक्टर ने देखा तो एकदम से माहौल बदल गया। डॉक्टर तेजी से उसकी तरफ बढ़े और एक दूसरे को आवाज देने लगे, जल्दी करो, सबको बुलाओ, ये इस हालत में यहाँ कैसे पहुंच गए? मैं हैरान खड़ी सब देख रही थी। ट्रक वाले ने कहा कि ये इस लड़की के पति हैं। ये सुनकर सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। एक नर्स मेरे पास आई और बोली, आप ठीक है ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो लोग जल्दी से उसे लेकर अंदर चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सब लोग उसे जानते हों, क्योंकि सबके चेहरे पर भयंकर घबराहट दिख रही थी और वो लोग बहुत तेजी से सब काम कर रहे थे। मैं अगर चाहती तो वहां से चली जाती, लेकिन मेरे पास तो जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। फिर मैं वेटिंग एरिया में बेंच पर बैठ गई। एक तरफ ठंडे पानी का कूलर था और पंखा चल रहा था। मैंने पानी पिया तो ऐसा लगा जैसे ना जाने कितने दिनों के बाद मुझे पानी मिला हो। फिर मैं पंखे के नीचे चुपचाप बैठी रही, लेकिन मेरे आंसू पता नहीं क्यों रुक ही नहीं रहे थे और दिल में हजार सवाल थे। मैं सोचने लगी कि एक ही रात में मेरी जिंदगी कुछ ही पलों में कितना ज्यादा बदल गई। ट्रक वाले अंकल मेरे पास आए और बोले, बेटा, मैं अपने काम के लिए निकला था, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए इधर आ गया। अब मैं चलता हूँ। तुम्हें और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अगर तुम्हें पैसे वगैरह चाहिए हो तो। उनकी आवाज में हमदर्दी थी। वो सच में मेरी चिंता कर रहे थे। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो धीरे से बोले, आखिर तुम्हारे पति को हुआ क्या? वो अभी भी यही समझ रहे थे कि वो मेरा पति है। मैं जल्दी से कहना चाहती थी कि नहीं, वो मेरे पति नहीं हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहती तभी नर्स वहां तेजी से आ गई। वो तुरंत उस ट्रक ड्राइवर को अपने साथ लेकर चली गई। मैं दूर बैठी हुई दोनों को देख रही थी। नर्स ने उनसे कुछ बात की। ना जाने क्या बात थी। वो लोग काफी परेशान लग रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो ट्रक ड्राइवर वहां से चले गए। तभी वो नर्स मेरे पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि आप मेरे साथ चलिए, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। मैं जब डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर घबराकर बोले कि देखिए, इनका खून काफी बह गया है और हमें तुरंत ही ब्लड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमें डोनर चाहिए। मैंने तुरंत ही कहा कि ठीक है, आप मेरा टेस्ट कर लीजिए। नर्स मुझे ब्लड टेस्ट के लिए ले गई और जब जांच हुई तो मेरा ब्लड ग्रुप भगवान की कृपा से उस आदमी से मैच भी कर गया। ये देखकर डॉक्टर ने भी राहत की सांस ली। वो कहने लगे कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो फिर इन्हें बचाना मुश्किल था।
खून देने के बाद जब मैं उठने लगी तो नर्स ने मुझे रोक दिया। बोली, अभी तुम मत उठो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर नर्स ने मुझे सहारा देकर पास वाले एक छोटे से बेड पर बैठा दिया। कुछ देर के बाद वो मुझे एक जूस और बिस्किट का पैकेट पकड़ा गई। वो कहती कि तुम ये खा लो, नहीं तो तुम्हारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। लेकिन मेरी नजर बार बार आईसीयू के दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। मैं घबराई हुई आवाज में नर्स से पूछती हूँ कि वो अब ठीक तो हो जाएंगे ना? तो नर्स ने धीरे से मुस्कुराकर बोली कि अगर तुम सही समय पर उन्हें यहाँ लेकर नहीं आती तो शायद वो नहीं बचते। नर्स जब चली गई तो मेरे दिमाग में फिर से वही सब घूमने लगा। मैं सोचने लगी कि जब मामा वापस आएंगे तो मामी उन्हें क्या बोलेंगी। मैंने सोचा कि वो मुझ पर फिर से उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगी और बोल देंगी कि मैं तो खुद ही कहीं भाग गई हूँ, और मामा भी शायद मुझे एक चरित्रहीन लड़की समझ लेंगे, क्योंकि वो तो पहले ही मामी से ज्यादा कुछ नहीं कह पाते थे। ये सब सोचकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द बढ़ रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मामी ने मेरे साथ जो किया है उन्हें उनके कर्मों की सजा आप जरूर देना। ये सब सोचते सोचते ना जाने कब मैं सो गई। शायद मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आंखें कब बंद हो गईं। फिर पता नहीं कितना वक्त गुजर गया और मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। घबराकर जब मैंने आंखें खोली तो देखा नर्स खड़ी थी। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, सुबह हो गई है और आपके पति को होश भी आ गया है। चलिए, वो आपको बुला रहे हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मुझे मुझे क्यों बुला रहे हैं? ये सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, अरे आप उनकी पत्नी हैं, आपको नहीं बुलाएंगे तो फिर वो किसे बुलाएंगे? मैंने उससे कहना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो बोली, जल्दी चलिए, उनका ऑर्डर है और आपको तो पता ही होगा कि उनका ऑर्डर तो कोई भी नहीं टाल सकता। पूरे शहर में किसी की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि उसकी इस बात का क्या मतलब है। वो मुझे लेकर आईसीयू रूम की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजा खुला तो वो एक वीआईपी रूम था। अंदर एसी चल रहा था। कमरे में हल्की खुशबू फैली थी। एक तरफ खूबसूरत सा सोफा था, दूसरी तरफ बड़ा सा बिस्तर। वो आदमी अभी भी आंखें बंद किए लेटा था। उसकी हालत अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी। बाजू पर पट्टियां बंधी थीं और पेट पर भी। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, नर्स ने कहा, लीजिए सर, आपकी वाइफ आ गई। ये कहकर नर्स तो चली गई, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मैंने अपनी नजरें झुका ली और जल्दी से कहा कि मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। वो ट्रक वाले अंकल थे, उनको गलतफहमी हो गई थी और फिर उन्होंने ही सबको बता दिया। वो मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ लेकर आई और आपने मुझे अपना खून दिया, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। फिर मैं उनके पास ही सोफे पर एक तरफ बैठ गई। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। वो लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने फिर धीरे से पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोले कि आप उस वक्त सड़क पर क्या कर रही थी इतनी रात को? ये सुनते ही जैसे मेरी सारी तकलीफ एक साथ मेरे शब्दों में उतर आई। मैंने उन्हें बिना रुके सब बता दिया। अपने माँ बाप के मरने से लेकर मामी के जुल्म तक सब कुछ एक एक बात मैं बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। वो खामोशी से मेरी बातें सुनते रहे। वो अब समझ गए थे कि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि अब आप यहीं रहेंगी। कल सुबह ही लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए जरूर कुछ करूंगा। मैंने घबराकर कहा कि नहीं, मैं बाहर बेंच पर बैठ जाती हूँ। तो वो मना करने लगे कि नहीं, आप बाहर नहीं बैठेंगी, आप यहीं सोइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बाहर पता नहीं कैसे कैसे लोग आते जाते हैं, वो आपको वहां देखेंगे तो सही नहीं लगेगा। फिर वो धीरे से बोले कि मेरा नाम राजवीर है, और आपका? मैंने कहा कि मेरा नाम मीनाक्षी है। वो धीरे से मुस्कुराए और बोले, चलिए, अब हम अजनबी नहीं हैं। सच कहूं तो मुझे पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। तभी अचानक रूम के बाहर से मुझे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती कि आईसीयू रूम का दरवाजा खुला और कई पुलिस वाले और बड़े बड़े अधिकारी
अंदर आ गए। वहां भीड़ लग गई थी कि भला ये लोग कौन हैं? मैं सोच रही थी। जैसे ही अंदर आए उन्होंने उस आदमी को सैल्यूट किया। मैं तो हैरान होती जा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर अंदर आए तो एक अधिकारी ने उनसे पूछा कि अब डीएम साहब की तबीयत कैसी है? ये सुनते ही जैसे मुझ पर आसमान टूट पड़ा। मुझे तब पता चला कि जिस आदमी की जान मैंने बचाई वो तो इस जिले के डीएम हैं। तभी उन लोगों ने राजवीर से पूछना शुरू किया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो राजवीर ने बताया कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया था और एमएलए विक्रम सिंह के खिलाफ मैंने सारे सबूत उसकी गैर कानूनी माइनिंग और ब्लैक मनी को लेकर जुटा लिए थे। लेकिन शायद किसी ने मुखबरी कर दी और इसीलिए उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। और फिर मुझे अफसोस है कि मेरे पास जो भी उनके खिलाफ सबूत के तौर पर पेन ड्राइव थी वो उस मुठभेड़ में मुझसे छीन ली गई। उनमें से एक ऑफिसर बोला कि सर, लेकिन आपको हमें अपने इस मिशन में शामिल करना चाहिए था। आपने इतना बड़ा रिस्क अपनी जान पर क्यों लिया? आपके साथ कुछ भी हो सकता था। इस पर राजवीर ने कहा कि मैं दरअसल ये चाहता था कि इस मिशन के बारे में किसी को भी भनक ना पड़े और फिर मैं किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। इस वजह से मैंने अकेले ही ये कदम उठाया। लेकिन अफसोस, मैं कामयाब नहीं हो सका। ये कहते हुए राजवीर के चेहरे पर एक गहरी उदासी उतर आई। तभी मुझे वो पेन ड्राइव याद आई। मैं एकदम से खड़ी हुई और अपने दुपट्टे की गांठ खोली और वो पेन ड्राइव उनकी तरफ दिखाते हुए कहा, क्या आप इसी की ही बात कर रहे हैं? ये देखते ही राजवीर और बाकी सारे अधिकारियों की आंखें फैल गईं। पेन ड्राइव को देखते ही राजवीर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथों से पेन ड्राइव ली। कुछ पल तक उसे उलट पलट कर वो देखता रहा और जब उसे यकीन हो गया कि ये वही पेन ड्राइव है तो उसकी आंखों में राहत आ गई। वो कहने लगा कि तुम नहीं जानती मीनाक्षी, तुमने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि इस पूरे जिले की जिंदगी बचा ली है। थैंक यू सो मच। तुमने एक बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर कर दिया। मैंने धीरे से कहा कि शायद भगवान ने पहली बार मुझे किसी अच्छे काम के लिए चुना है। इसके बाद वो पेन ड्राइव राजवीर ने एक ऑफिसर को दे दी और फिर तो जैसे शाम तक न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई थी। एमएलए विक्रम सिंह के सारे काले कारनामे सामने आ चुके थे। खबर चल रही थी कि ईमानदार जिला अधिकारी ने खोला करोड़ों की माइनिंग स्कैम का राज। एमएलए और उसके आदमी गिरफ्तार हो गए। उस रात राजवीर बहुत खुश था। वो तो मुझे धन्यवाद कहते कहते थक ही नहीं रहा था और मैं भी उस रात सबसे ज्यादा सुकून में थी। मैं उसके बगल में ही सोफे पर लेटी हुई थी। पहली बार मैं बिना किसी डर के सुकून से सो रही थी। सुबह जब मैं उठी तो नाश्ता आ चुका था। मैंने एक लंबे समय के बाद सुकून से नाश्ता किया। राजवीर भी अब काफी बेहतर लग रहे थे। डॉक्टर उनके आसपास खड़े थे और उन्हें समझा रहे थे कि आपको अभी नहीं जाना चाहिए, आपके जख्म गहरे हैं। लेकिन वो गंभीर अंदाज में बोले कि मुझे अभी बहुत जरूरी काम करने हैं डॉक्टर, और इसीलिए फिर कुछ देर के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल के बाहर एक बड़ी सी नीली बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी, जिसके साथ कुछ पुलिस वाले और गार्ड भी मौजूद थे। मुझे भी इस गाड़ी में बिठाया गया और फिर हम वहां से निकल गए। मैं चुपचाप खिड़की से बाहर शहर की सड़कें देख रही थी और सोचने लगी कि ये मेरी जिंदगी कहां से कहां जा रही है। कहां मैं 2 रात पहले सड़क पर बिना किसी मकसद के भटक रही थी और आज मैं ये कहां हूं। फिर हम एक बड़े से बंगले के सामने पहुंच गए। वो घर बहुत खूबसूरत था। जब हम अंदर पहुंचे तो वहां पर एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। वो राजवीर की मां नहीं थी, लेकिन वो पूरे घर को संभाल रही थी। राजवीर उन्हें अम्मा कहकर पुकार रहे थे। उन्होंने अंदर आते ही कहा कि अम्मा, ये मीनाक्षी है, इसका ख्याल रखिएगा। इन्हें कपड़े, खाना और बाकी सब चीजों का इनके लिए इंतजाम कर दीजिएगा। मुझे एक अलग से कमरा दे दिया गया। इसके बाद राजवीर कमरे में आए तो बोले कि अभी मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम को मैं तुमसे बात करूंगा। अम्मा बहुत ही अच्छी थी। उनके स्वभाव में बिल्कुल माँ जैसा प्यार था। जब मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई तो वो भी रोने लगी। वो कहने लगी, बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तुम बिल्कुल सही जगह आ गई हो। साहब बहुत अच्छे हैं।
वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। फिर वहां मेरे 2-3 दिन और गुजर गए। सब कुछ ऐसा था जैसे कि मैं किसी परियों की कहानी में आ गई हूँ। मेरे पास अब नए कपड़े थे, समय पर खाना था, खूबसूरत कमरा था जिसकी खिड़की से बाहर गार्डन दिखता था, नरम बिस्तर थे, सफेद पर्दे थे। मुझे लगता था कि क्या सच में ये मेरी वही जिंदगी है? लेकिन मैं बार बार सोचती कि आखिर मैं यहाँ कब तक रहूंगी? मेरी हैसियत ही क्या है? राजवीर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वो सुबह जल्दी चले जाते और देर रात तक आते। फिर एक दिन जब मैं गार्डन में खड़ी थी तो राजवीर उस वक्त अपने काम से वापस आ गए। वो मुस्कुराकर बोले, तुम्हें पता है, उस एमएलए को कोर्ट ने लंबी सजा सुना दी है। मेरी मेहनत रंग लाई। ये सुनकर मैंने मुस्कुराकर कहा कि ये तो होना ही था। आपकी ईमानदारी का फल आपको मिलना ही था। मैंने फिर धीरे से हिम्मत करके कहा कि आपने मेरी बहुत मदद की, पर मैं अब और बोझ आप पर नहीं बनना चाहती। तो राजवीर बोले कि पर मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी के लिए बोझ बनाना चाहता हूँ। ये कहकर वो जोर से हंसे, लेकिन मैं हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी। इसके बाद वो चले गए। उसी रात अम्मा मेरे पास आईं और वो बोली, बेटा, राजवीर तुमसे शादी करना चाहता है। देखो, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं उसकी तरफ से तुमसे शादी की बात करने आई हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि उससे बेहतर जीवन साथी तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। वो बहुत अच्छा इंसान है। क्या तुम उससे शादी करोगी? ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कुछ देर सोचकर कहा कि क्या मुझे उनसे शादी करनी चाहिए? वो बोली, तुम्हें तो आंख बंद करके उससे शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसके जैसा खूबसूरत, बहादुर और ईमानदार इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। वो बहुत अच्छा है। तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। ये सुनकर मैंने धीरे से हाँ बोल दिया और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत ही साधारण तरीके से हमारी शादी हो गई। मैं जिस दिन दुल्हन बनी, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये मैं हूँ। मेरे पति वाकई में बहुत अच्छे थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। फिर कुछ दिनों बाद राजवीर मेरे पास आए और कहने लगे कि चलो, आज मैं एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर जा रहा हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तैयार हो जाओ। मैंने खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहनी और काफी अच्छी ज्वेलरी भी पहनी। कुछ देर बाद जब मैं तैयार होकर नीचे आई तो उन्होंने मुझे कुछ पल चुपचाप देखा और मुस्कुराकर बोले, आज तुम्हें देखकर किसी की आंखें खुल जाएंगी। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठकर निकल गए। रास्ते भर मैं उनसे पूछती रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये कार्यक्रम कहाँ पर है, लेकिन वो बस मुस्कुराकर यही कहते रहे, थोड़ा सब्र करो, सब पता चल जाएगा। लगभग 1 घंटे बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से मैदान के पास जाकर रुकी। वहां बहुत भीड़ जमा थी। पुलिस वाले खड़े थे और सामने एक बड़ा सा मंच बना हुआ था। तभी मेरी नजर उस इलाके पर पड़ी और मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो वही मोहल्ला था जहां से मुझे कभी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया था। कुछ पलों के लिए मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी रही। तभी डीएम साहब ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोले, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ जख्म इंसान तभी भूल पाता है जब वो उसी जगह सम्मान के साथ वापस लौटे जहां उसे अपमान मिला था। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। फिर उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे अपने साथ नीचे उतारा। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकली, पूरा मोहल्ला मुझे देखने लगा। लोगों की आंखों में हैरानी थी। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही लड़की जिसे कभी इस मोहल्ले से निकाल दिया गया था, आज इतने बड़े अधिकारी की पत्नी बनकर वापस आई है। तभी मेरी नजर भीड़ में खड़ी अपनी मामी पर पड़ी। वो मुझे देखकर बिल्कुल पत्थर सी हो गई थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं धीरे धीरे डीएम साहब के साथ मंच तक पहुंची। कार्यक्रम शुरू हुआ और कुछ देर बाद डीएम साहब भाषण देने के लिए खड़े हुए। पूरा मैदान शांत हो गया। फिर उन्होंने सबके सामने मेरी तरफ देखकर कहा, आज मैं जिस महिला को अपने साथ यहाँ लाया हूँ, कभी इसी मोहल्ले में उसे बेघर कर दिया गया था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। जिस रात पूरी दुनिया ने इसका साथ छोड़ दिया था, उसी रात इसने एक अनजान इंसान की जान बचाकर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल दी थी। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं थे।
पूरे मैदान में तालियां गूंजने लगीं। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, आज इस वुमेन हेल्प सेंटर की जिम्मेदारी मेरी पत्नी संभालेगी, ताकि इस मोहल्ले की कोई भी लड़की खुद को अकेला महसूस ना करे। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी इंसान को कितनी जल्दी जमीन से आसमान तक पहुंचा सकती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं नीचे उतर रही थी, तभी मेरे